बच्चों, राजनीति विज्ञान के सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर आज अपन संघीय कार्यपालिका का नया विषय प्रारंभ करेंगे। संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के का निर्वाचन और राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति है, भारत की अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और इसके अंतर्गत भारतीय संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये प्रावधान है। और उसके बाद 53, 54, 55 और आगे फिर राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के बारे में, पद की योग्यताओं के बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति का पद रिक्त और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति की पदच्युति का प्रावधान। तो ये जो है राष्ट्रपति भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अपन एक बात और समझे कि भारतीय संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त कार्यकारी आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो एक औपचारिक संवैधानिक प्रधान का पद है। वास्तविक शक्तियां हम सभी जानते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल के पास है, संविधान के अंतर्गत, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, न सिर्फ वो कार्यपालिका का प्रधान है, बल्कि वो व्यवस्थापिका का भी एक अभिन्न अंग है, संसद का एक अभिन्न अंग है और उसकी अंतिम स्वीकृति के बाद ही कोई कानून बन पाता है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान 52-53 और उसके अंतर्गत फिर जो ये प्रक्रिया है निर्वाचन की, ये इसके बारे में उल्लेख है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये तय बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के ऊपर भी संविधान सभा में बहस हुई। ये माना गया कि चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए इस संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां, प्रधानमंत्री व्यवस्था है तो वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित होगी। इसलिए यदि राष्ट्रपति का पद डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा तो संभवतः एक सत्ता का संघर्ष देखने को मिलेगा, सत्ता के दो केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे संसद के द्वारा, संसद के सदस्य के रूप में। तो जो अगर राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों ही अगर डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होने लगते हैं तो सत्ता के दो केंद्र बनेंगे, संघर्ष होगा। इसलिए राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर सहमति बनी और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया जो है उसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 53 के में वो उसकी निर्वाचन की पद्धति की अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और 54 में कैसे वो निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति की पद की जो कुछ योग्यता है न्यूनतम, कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष न्यूनतम आयु हो उसकी, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य जो योग्यताएं होती है संवैधानिक पदों पर, उच्च संवैधानिक पदों पर, वह भी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक अलग पद्धति भारत में अपनाई गई है। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और वो निर्वाचक मंडल किससे बनता है? तो भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जानने के लिए। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के। इसमें 1992 के बाद जो दिल्ली की विधानसभा है, उसके सदस्य भी, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है,
और पौंडीचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ विधानसभाएं हैं और इसलिए उन विधानसभाओं के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिए कि संसद में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी कुछ मनोनीत सदस्य हैं। संसद में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। और राज्य विधानसभाओं में भी कई राज्यों में मनोनीत सदस्य होते हैं। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है वो उसका हिस्सा नहीं होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति जो है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा निर्वाचित होगा। चुनाव में मतदान गुप्त होगा, गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। और चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को सफलता प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा, आवश्यक होगा। और न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला है, सामान्यतः है 50 यानी कि 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए। न्यूनतम कोटा इज इक्वल टू दिए गए कुल मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1, है ना। तो सामान्यतः ये 50% से अधिक वोट पाने वालों को ही विजयी उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। तो अंतर है यहाँ पर, जो अपन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो सामान्यतः जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचन में या अन्य स्तरों पर निर्वाचन में हम देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कम वोट लेकर भी अन्यों से अगर ज्यादा है तो चुनाव जीत जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक न्यूनतम कोटा यानी कि आधे से अधिक मत प्राप्त होने आवश्यक है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा वो किया जाता है। सामान्यतः इसमें जो 2 सदस्य हो तो दिक्कत नहीं होती है, फिर तो किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल ही जाता है। लेकिन जब तीसरा कोई उम्मीदवार हो जाए तो ये संभावना बन सकती है कि तीनों में से किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो फर्स्ट राउंड में। तो इसलिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, वरीयता के आधार पर वोटिंग करते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। यानी वो जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C 3 उम्मीदवार हैं तो तीनों को अपनी पसंद वरीयता के आधार पर कि नंबर 1 का पसंद मेरा B, नंबर 2 का A, नंबर 3 का C, इस तरह प्रत्येक निर्वाचक मंडल का सदस्य वरीयता के आधार पर वोटिंग करेगा। यदि फर्स्ट राउंड में किसी को, मतगणना की फर्स्ट राउंड में किसी को वो न्यूनतम कोटा यानी 50+1 मिल जाता है तो विजयी हो जाएगा। अन्यथा अगर नहीं मिला तो फिर दूसरे राउंड की मतगणना होती है, यानी दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं। इसी तरह से तीसरी वरीयता के वोट गिनने की भी नौबत आ सकती है ना। तो और अंततः होगा ये कि जो तीसरे नंबर का उम्मीदवार होगा, चौथे यानी निचले उम्मीदवार वो धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे और जो ऊपर के उम्मीदवार हैं उनमें से उनके मतों का, वरीयता के मतों का विभाजन होगा और न्यूनतम कोटा प्राप्त होगा। मतदान दोबारा नहीं होता है जैसा कि फ्रांस में है। ध्यान रखिए, न्यूनतम कोटा प्राप्त होने के लिए मतदान दोबारा नहीं होगा, मतगणना होगी। इसलिए वरीयता के आधार पर वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग के टाइम पर वरीयता के आधार पर वोटिंग लिए जाएंगे। भारत में सिर्फ एक बार ऐसी स्थिति बनी, हालांकि बाकी समय तो या तो निर्विरोध बने एक बार 1977 में या फिर 2 ही उम्मीदवार रहे हैं सामान्यतः। एक बार, सिर्फ एक बार 3 उम्मीदवारों का एक ये फैसला हुआ था 1969 में, जब 3 उम्मीदवार थे और तीनों के बीच में फिर ये दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। तो ये जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। अब जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनके मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। यानी 1 मैन 1 वोट, लेकिन 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन वैल्यू ऑफ वोट यानी मतों का जो मूल्य है हर मतदाता का वो अलग अलग होता है। कैसे? वो है जनसंख्या के अनुपात में, इसलिए इसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। अनुपातिक मतलब संसद के सदस्यों का जो है मतों का मूल्य अलग होगा और संसद के सदस्यों के मत के मूल्य निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला जो है वो है सभी राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग और बटा
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये संसद के सदस्य, प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। और हर प्रांत के, हर राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निकाला जाएगा। इसलिए हर राज्य के निर्वाचक मंडल के सदस्य के मत का मूल्य अलग होगा। सिक्किम के एक निर्वाचक मंडल के सदस्य का मत का मूल्य कम होगा नेचुरली, और उत्तर प्रदेश के निर्वाचक मंडल के सदस्य का मत अधिक होगा, जनसंख्या के अनुपात में है। तो इसका भी फॉर्मूला है कि राज्य या जो विधान संघीय क्षेत्र है, केंद्र यूनियन टेरिटरी है, उसकी जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा या जो केंद्रीय यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय भाग 1000, है ना। ये राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला रहा है। और मैंने कहा कि जो प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, ये तब नौबत आती है कुल मिलाकर जब कोई तीसरा उम्मीदवार हो, चौथा उम्मीदवार हो, पांचवा उम्मीदवार हो, है ना। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए जो और भी योग्यताएं हैं कि उसकी प्रस्तावक, निर्वाचक 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, तो ये उम्मीदवारों की संख्या तो नेचुरली कम हो जाती है। लेकिन 1969 में क्योंकि विशेष परिस्थिति बनी थी जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी के ही 2 उम्मीदवार हो गए थे और एक तो विपक्ष का था ही। वीवी गिरी वो कांग्रेस के बागी, इंदिरा कांग्रेस के पक्ष के उम्मीदवार थे, और नीलम संजीव रेड्डी आधिकारिक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और एक विपक्ष के श्री देशमुख, है ना। तो उनके बीच मुकाबला हुआ। तो इस तरह से वो पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई, है ना। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें योग्यता के साथ साथ ये भी है कि कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का निर्धारित है, लेकिन यदि 5 वर्ष कार्यकाल निर्धारित कार्यकाल से पूर्व ही राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से, या तो त्याग पत्र देने के कारण, या महाभियोग के कारण, या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हो जाए, तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति का, और 6 माह के अंदर अंदर वापस चुनाव होना आवश्यक है। ये संवैधानिक प्रावधान है। और राष्ट्रपति को अभी जो लेटेस्ट ये है कि राष्ट्रपति को अनेक सुविधाएं मिलती है, जिनमें 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, और निवास स्थान जिसको कि हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो 1912 में प्रारंभ होकर 17 वर्षों तक चला, और 1929 में ये राष्ट्रपति भवन भारत का एक अद्भुत अनूठा स्थापत्य का नमूना है दिल्ली में, जो राष्ट्रपति निवास है वो उसको राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। और राष्ट्रपति को कई सारी उन्मुक्तियां भी हैं, न्यायिक उन्मुक्तियां भी पद पर रहते हुए है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में बेसिक प्रारंभिक बातें। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में और भी बात करेंगे। राष्ट्रपति अब तक कौन कौन से हुए हैं, निर्वाचन किस तरह से हुआ है, और उनके कार्याधिकार।